तो जुड़ जाइए सभी, कॉपी निकालिए नोटबुक। तो प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक अपने चल रहा है सेल, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था सेल का इंट्रोडक्शन। खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कॉर्क के अंदर की थी। और चूंकि कॉर्क जो होती है सेल, वो होती है डेड सेल मित्रों, इसलिए जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन लेवेनहॉक को। और उन्होंने सबसे पहले जो जीवित कोशिका के रूप में खोजी थी वो था बैक्टीरिया। सबसे लॉन्गेस्ट कोशिका होती है न्यूरॉन, स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट सेल होगी आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग लिखा होगा आपने, पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो सेल होती है मित्रों, उसकी कंपोनेंट्स को हमने अलग अलग डिवाइड किया। याद आया क्या? कल किया था ना हमने सेल को अलग अलग, और कितने भागों में डिवाइड किया था इसको? सबसे पहले मोटे तौर पर दो, एक थी सेल वॉल और दूसरी थी आपके प्रोटोप्लास्ट। और सेल वॉल को अपन अभी पढ़ रहे हैं। पूरी हो गई क्या? कंप्लीट हो गई क्या? बचा हुआ है क्या इसमें कुछ? लास्ट क्या लिखा था सेल वॉल के अंदर? खनिज पदार्थों का जमाव। तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? लिथोसाइट्स। और लिथोसाइट्स कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की। कौन कौन सी? क्रिस्टोलिथ और रैफिड्स। क्रिस्टोलिथ होता है फाइकस के अंदर, बरगद में, और रैफिड्स होता है बालसम पादप के अंदर। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब बढ़ते हैं आगे। अब मित्रों लिखो, सेल वॉल तो लगभग हो ही गई पूरी आपकी, स्ट्रक्चर हो गया, बनावट हो गया, निर्माण हो गया। अब लिखो सेल वॉल के कार्य, फंक्शन। सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन होंगे, कार्य क्या होंगे? क्या होंगे मित्रों सेल वॉल का कार्य? कोई विशेष काम नहीं है। नंबर 1 तो लिख दो, सुरक्षात्मक आवरण। हमारी केमिस्ट्री और जीके की क्लास कब इससे स्टार्ट होगी? बिल्कुल बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी संजय जी। चले आगे बढ़ते हैं। तो बात किसकी कर रहे हैं अपन? सेल वॉल के कार्य। क्या फंक्शन होता है सेल वॉल का? लिख दो सुरक्षात्मक आवरण, क्योंकि डेड पार्ट है तो केवल सुरक्षा का काम करेगा। और दूसरा लिख दो मैकेनिकल, या हिंदी में लिख दो यांत्रिक सहारा, यांत्रिक आवरण। यांत्रिक आवरण बनाना, मैकेनिकल कवर हो जाएगा, यांत्रिक रूप से भी पादप की सेल को क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ये तो हो गए नॉर्मली किसका काम? सेल वॉल का। अब लिखो मित्रों आगे दूसरा पार्ट, और सेकेंड पार्ट अपना है वो लिखो सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट। लिखो मित्रों प्रोटोप्लास्ट। सेकेंड जो पार्ट है अपना वो है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? ऐसी सेल जिसके ऊपर सेल वॉल क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों? अपसेंट। तो जिस सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होगी, प्रजेंट, अपसेंट होगी, उसी को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट सेल। लिख दो, ऐसी कोशिका जिस पर सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल अपसेंट होगी। ऐसी कोशिका जिस पर सेल वॉल अपसेंट होगी, अनुपस्थित होगी। ऐसी कोशिका जिस पर सेल वॉल अनुपस्थित होगी प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। समझ गए? तो जिसके ऊपर भी क्या अपसेंट होगी मित्रों? सेल वॉल, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट सेल। देखो इसके दो भाग होते हैं। कितने पार्ट होंगे? दो। एक तो हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म। दो पार्ट होंगे मित्रों इसके, तो अच्छे से ध्यान रखना इन दोनों को। सेल वॉल हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब सेल मेम्ब्रेन की हम थोड़ी सी बात करते हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहले लिखो मित्रों सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन
हाँ, चलो चलो आते रहो फटाफट। चलें आगे। बात किसकी कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन की। याद रखना मित्रों, सेल मेम्ब्रेन जो होगी, किसकी बात करेंगे अब अपन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है मित्रों, इसकी लिखो सेल मेम्ब्रेन शब्द, सेल मेम्ब्रेन वर्ड कॉल नागेली द्वारा दिया गया। सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया था? कॉल नागेली, वैज्ञानिक का नाम है। लिख दो, विच वर्ड गिवन बाय कॉल नागेली। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन शब्द कॉल नागेली द्वारा दिया गया। किसने दिया मित्रों? कॉल नागेली, वैज्ञानिक का नाम है। हाँ, कॉल हो गया, मैंने शॉर्ट में सी लिख दिया। इसको हम लिखते हैं तो पूरा ऐसे लिखते हैं, कॉल नागेली। तो सी नागेली लिख दिया, कोई चलेगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो, सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट किसमें होगी? लिखो प्रेजेंट। प्रेजेंट किसमें प्रेजेंट होगी मित्रों? उपस्थित किसमें होगी? एक तो हो जाएगी पादप में और एनिमल्स में। सभी के अंदर होते हैं मित्रों, पादप और एनिमल्स में सेल वॉल। तो सॉरी, सेल मेम्ब्रेन तो सबके अंदर होगी। डिफरेंट जो होता है वो सेल वॉल का होता है। कोशिका भित्ति का अंदर होता है, कोशिका झिल्ली तो सबके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट मित्रों लिखो इसका संगठन, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स सेल मेम्ब्रेन सेल जो कंपोनेंट्स होते हैं मित्रों, इसमें सेल मेम्ब्रेन में किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड, फैट की। लिखो प्रोटीन व लिपिड। कई बार शॉर्ट में बोलते हैं लिपोप्रोटीन। किसकी बनी होगी? प्रोटीन और लिपिड की। तो लिपोप्रोटीन हुआ कि नहीं हुआ? सर हिंदी में बोला करो, इंग्लिश मत बोला करो सर जी। और थोड़ी देर बाद आएगा सर इंग्लिश बोला करो, हिंदी में मत बोला। और देखो आगे आता, सर प्लीज इंग्लिश का भी अच्छे से यूज करो। लगातार दोनों ऊपर नीचे। पहले बोल रहा सर हिंदी में मत बोला करो, सर प्लीज इंग्लिश में भी अच्छे से यूज करो। अब क्या करो बताओ? दोनों के बीच का, ना इंग्लिश ना हिंदी। समझा देंगे हिंदी में और टर्म्स का यूज कर लेंगे इंग्लिश में, सब बोल दूंगा। दोनों को बीच में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, तो किसकी बनी होगी? कंपोनेंट्स क्या होगा इसका? प्रोटीन और लिपिड का। लिखो मित्रों सेल थ्योरी स्ट्रक्चर, या ऐसे लिखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका झिल्ली की संरचना के सिद्धांत। कोशिका झिल्ली की संरचना के सिद्धांत। संरचना के सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कि मित्रों ये कोशिका झिल्ली जो है वो किस तरह की बनी होती है, किस तरह की बनी होती है, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी, अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। आपके यहां पर मित्रों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मित्रों किस थ्योरी को किसने दिया, देने वाले वैज्ञानिक के नाम आपको याद रखने हैं सबसे पहला फैक्ट। क्योंकि आजकल प्रश्न क्या आता है, निम्न में से कौन सा असत्य है? सिद्धांत लिख देंगे, सामने देने वाले साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे और एकाध का गलत लिख देंगे, इसमें से गलत किसका लिखा हुआ है। या आजकल एक प्रश्न का तरीका और है मैचिंग वाला, मिलान कीजिए, इधर सिद्धांत लिख दे, इधर साइंटिस्ट लिख दे और आपस में मिलान कीजिए कौन किसका है। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव के अंदर बनने लायक बहुत अच्छा है, विशेषकर लैब असिस्टेंट के लायक। तो याद रखना, अब थोड़ा सा लिखना नहीं, मैं थ्योरी कौन कौन सी है, किसने दी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मित्रों कोशिका झिल्ली का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में सबसे पहला जो सिद्धांत आया वो है मित्रों लिपोइडल सिद्धांत। कौन सा है?
लिपोइडल थ्योरी, लिपोइडल सिद्धांत, हिंदी इंग्लिश कॉमन शब्द है मित्रों, ठीक है। और ये किसने दिया था? ओवरटॉन नामक वैज्ञानिक। लिपोइडल सिद्धांत कि भाई कोशिका झिल्ली लिपिड की एक परत के रूप में होती है, ये किसने कहा था? ओवरटॉन। तो लिपोइडल थ्योरी किसने दी इसके बारे में? ओवरटॉन। दूसरा जो सिद्धांत है मित्रों उसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत। क्या नाम है? यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है इकाई कला सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलते हैं मित्रों? इकाई कला सिद्धांत, यूनिट मेम्ब्रेन। और ये किसने दिया था? ये दिया था मित्रों, वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्टसन। क्या नाम है? रॉबर्टसन। तो याद रखना, सबसे पहले तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लिपोइडल सिद्धांत किसने दिया? तो ओवरटॉन ने। और यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई कला सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्टसन। मित्रों ये दोनों सिद्धांत बाद में रिजेक्ट कर दिए गए, इनको नहीं माना गया, बट ऑब्जेक्टिव के रूप में हमें तो याद रखने हैं। इतना सा याद रखना, ओवरटॉन ने कौन सा दिया? लिपोइडल। इन्होंने कहा लिपिड की एक सिंगल परत होती है, बाद में पता चला ये गलत है, ये तो प्रोटीन और लिपिड की होती है। हो गया रिजेक्ट, बट देने वाला का नाम तो हमें याद रखना। फिर दूसरे कौन से हैं मित्रों? रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने क्या थ्योरी दी कि जितने भी कोशिका की झिल्ली है, चाहे कोशिका की खुद की सेल वॉल हो, चाहे इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन की सेल वॉल हो, सबकी जो सेल वॉल होती है वो एक जैसी होती है। ये किसने कहा? तो एक कला, एक यूनिट होगी, सेम होगी, तो नाम दे दिया यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई कला सिद्धांत। बाद में कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सब में होता है। तो ये दोनों तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है ना, रह जाएगा याद। लिपोइडल किसने दिया? ओवरटॉन ने। और यूनिट मेम्ब्रेन किसने दिया? रॉबर्टसन। इसके बाद दो और आए मित्रों, आपने सुना होगा। तीसरा तो है जिसका नाम है सैंडविच मॉडल। कौन सा मित्रों? सैंडविच मॉडल। सुना होगा नाम आपने, सैंडविच मॉडल। और चौथा सिद्धांत है वो है मित्रों तरल मोज़ेक मॉडल, या जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया ना, तरल मतलब फ्लूइड। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया और तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? याद रखना, यह दिया था वैज्ञानिक का नाम है डेविसन और साथ में है डैनियल। क्या नाम है मित्रों इनका? डेविसन और डैनियल। और तरल मोज़ेक मॉडल का जो दिया था उनका नाम है सिंगर और निकोलसन। क्या नाम है? सिंगर और साथ में कौन है? निकोलसन। और एग्जाम में इन दो को ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि दोनों फेमस हैं। और याद रखना, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है कि भाई बिल्कुल सही है, हम किस सिद्धांत को मानते हैं वर्तमान के अंदर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। बाकी तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, चार नाम दे दे और पूछ ले वर्तमान में कौन सी थ्योरी मानी जाती है कि सेल स्ट्रक्चर जो है वो सही है, तो ये कौन सा होगा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वैसे सिद्धांत है कितने? चार। कौन कौन से प्यारे विद्यार्थियों? ओवरटॉन कौन सा सिद्धांत था? लिपोइडल। यूनिट मेम्ब्रेन किसने दिया? रॉबर्टसन ने। और सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेविसन डैनियल ने। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकोलसन। मित्रों कई बार यहां कंफ्यूजन हो जाता है कि सिंगर इसका है, डेविसन इसका है, हल्का सा कंफ्यूजन रह जाता है। तो याद रखना, इसके शुरू में एस आ रहा है सैंडविच, और इसके शुरू में मैंने एस लिख दिया सिंगर। एस को एस से नहीं मिलाना है। क्या बोला मैंने? एस को एस से नहीं मिलाना है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर जब आता है सैंडविच मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो हमारे दिमाग में ये दोनों वैज्ञानिक आएंगे, चारों आएंगे। ये सामने लिखा हुआ होगा, हमें कोई लिखना तो है नहीं, हमें तो सिर्फ इनको अलग करना है। तो याद रखना, अलग करते समय दिक्कत आ जाएगी कि सिंगर निकोलसन थे इसके, नहीं ये तो इसके थे, नहीं ये इसका, ये इसका, ऐसा हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना, एस को एस से नहीं मिलाना है। तो मतलब सैंडविच वो सिंगर का नहीं है। आया समझो थोड़ा सा? अब देखो इधर, कंफ्यूजन को दूर करना है और करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना मित्रों, थोड़ा सा इन दोनों सिद्धांत के बारे में मैं आपके सामने बात करता हूं, फिर एक एक चीज को अपन आराम से लिख देंगे। मित्रों ध्यान रखना, यहां मैं बात करूंगा सैंडविच मॉडल की
और यहां मैं बात करूंगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंट क्या है। जो सैंडविच मॉडल दिया था मित्रों, किसने दिया था? डेविसन और डैनियल ने। इन्होंने कहा कि कोशिका झिल्ली का जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है, वो सैंडविच के समान होती है। क्या कहा? कोशिका झिल्ली की जो संरचना होगी वो किसके समान होती है? सैंडविच। खाया कभी सैंडविच? देखा तो है ना कभी? अरे कभी देखा? कैसा होता है? कैसा? अब याद मत दिलाओ सुबह सुबह, जैसा भी होता है वो ठीक है। कैसा होता है मित्रों? देखो इधर दो ब्रेड होती है, अरे दो ब्रेड होती है ना, और बीच में वो आपके ऊपर होगा। मैंने कह दिया बीच में मसाला होता है, कुछ भी हो सकता है वो। दो ब्रेड के बीच में मसाला होता है, इस तरह की संरचना होती है सैंडविच की। तो इन्होंने तुलना किससे की मित्रों? संरचना की सैंडविच की। इसने कहा कि प्रोटीन की दो परतें होती है। जो ब्रेड है वो क्या है? प्रोटीन, और बीच में जो मसाला है वो कौन है? लिपिड। ये स्ट्रक्चर बताया था किसने? डेविसन और डैनियल ने। और इसकी लेंथ लगभग कितनी बताई? 20 to 75 एंगस्ट्रॉन के लगभग इतनी मोटाई की होती है। कौन? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सैंडविच। दूसरा देखो कौन है मित्रों? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने संरचना कैसी बनाई? इन्होंने कहा कि लिपिड की एक परत होती है। क्या कहा मित्रों इन्होंने? कि ये लिपिड है, फैट, इसकी दो परतें होती हैं, और इसके बीच में जगह जगह यहां प्रोटीन बिखरी हुई पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर कहलाया कौन सा मित्रों? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो मैंने जगह जगह बनाया ये तो हो गई प्रोटीन, और पूरी एक लेयर हो गई, वो कौन हो गया मित्रों? ये पूरी लेयर किसकी हो गई? वसा की, फैट। और उन्होंने कहा इसके अंदर जो वसा पाई जाती है मित्रों, वो किस रूप में पाई जाती है? फॉस्फोलिपिड के रूप में। किसके रूप में पाई जाती है? फॉस्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है। और प्रोटीन होती है, ये भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है मित्रों इंस्ट्रिक, और एक होती है एक्सट्रिक। या हम कह सकते हैं आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन। हिंदी में लिख दो बोले, कौन सी हो जाएगी? आंतरिक और बाह्य। मित्रों ध्यान रखना, जो आंतरिक प्रोटीन है वो काफी मजबूती से अंदर जुड़ी हुई होती है, और इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। और जो बाह्य प्रोटीन है सतह वाली, वो आसानी से अलग की जा सकती है। तो ये सिद्धांत किसने दिया? सिंगर निकोलसन। इसको कई बार कहा जाता है गुलाब जामुन मॉडल। कैसे? इन्होंने कहा कि वसा की पूरी एक परत होती है, और उसमें जगह जगह बिखरी हुई होती है कौन? प्रोटीन। ठीक उसी प्रकार गुलाब जामुन आपने कभी देखे? किसी पात्र के अंदर पूरी छाछनी होती है, और जिसके अंदर गुलाब जामुन डूबे हुए होते हैं, तो वो छाछनी की तुलना तो कर दी किससे? वसा से। और जगह जगह बिखरे हुए होते हैं, वो क्या हो गए मित्रों? प्रोटीन। तो आया समझ में? कभी आज गुलाब जामुन मॉडल किसने दिया? तो भी आंसर क्या होगा? सिंगर और निकोलसन। देखो मजाक की बात नहीं है, बात है क्वेश्चन की। आ जाया तो याद रखना। तो दो सिद्धांत आए समझ में? थोड़ा सा हल्का इंट्रोडक्शन दोनों के आ गया। तो बताओ सेल थ्योरी के सिद्धांत कितने हैं? चार। कौन कौन से? 1 2 3 4। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? लिपोइडल, यूनिट मेम्ब्रेन, सैंडविच और ठीक है मित्रों, ध्यान रखना यहां पर हल्की सी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन। किस रूप में मित्रों? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाया जाता है। और यहां प्रोटीन की मात्रा लगभग होती है 60%, और फैट की मात्रा होती है लगभग 39, और 0.1% होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में कार्बोहाइड्रेट। तो ये मात्रा होती है इसके अंदर। किसमें मित्रों? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब तक हमने जितना भी समझाया वो लिखा दो एक बार अच्छे से। तो लिखो, सबसे पहले तो इन दोनों के नाम लिख दो।
सबसे पहले तो लिख दो ये दोनों नाम और देने वाले, क्योंकि यहां तो कोई ज्यादा विशेष प्रश्न बनता नहीं। तो आपने हेडिंग लगाया स्ट्रक्चर ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका झिल्ली के सिद्धांत। पहला सिद्धांत लिखो लिपोइडल सिद्धांत। लिपोइडल सिद्धांत किसने दिया था मित्रों? लिख दो देने वाला ओवरटॉन, देने वाले का नाम ओवरटॉन। दूसरा लिखो यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई कला सिद्धांत, यूनिट मेम्ब्रेन। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? आज एक अपने साइंस की बहुत बड़ा रिसर्च का एक छोटा सा कंक्लूजन आया है, समरी आई है। भास्कर पेपर के फर्स्ट पेज के अंदर नीचे लिखा हुआ है कि वैज्ञानिकों ने 3D एम्ब्रियो बनाया है, मतलब जिसमें 2 फीमेल का ओवम और 1 मेल का स्पर्म लेकर के नए भ्रूण का निर्माण किया। 2 अंडाणु और 1 शुक्राणु, तो 3D हुआ कि नहीं हुआ? थ्रीसम जीव का निर्माण किया है पहली बार विश्व के अंदर। एक्चुअली आगे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको याद होगा सर्कुलर डीएनए होता है, गोलाकार डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है मित्रों वो जो मदर के मातृक जो वंशागत होती है मदर की, माता के लक्षणों को अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। तो माता के अंदर जो आनुवांशिक जीन के अंदर डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से आनुवांशिक रोग थे, तो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ओवम तो वास्तविक मां का लिया, शुक्राणु भी उस पेरेंट्स के लिए, लेकिन उस माता के माइटोकॉन्ड्रिया में से डीएनए को निकाल दिया और एक स्वस्थ मां का माइटोकॉन्ड्रिया लिया और उसमें से उन जीन डीएनए को निकाला और उस माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर किया, जो क्या हुआ स्वस्थ, और फिर उसका भ्रूण बनाया। तो उन्होंने कहा कि उसके बाह्य लक्षण, शारीरिक लक्षण बिल्कुल अपने माता पिता के समान होंगे, लेकिन जो माता के जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होंगे और उसका बेटा बेटी एकदम स्वस्थ होगा। और ये भी कहा कि अब आने वाले समय में हम तय करेंगे कि लड़का पैदा कराना है या लड़की, लिंग निर्धारण भी कर लेंगे। आज का पेपर के अंदर एक शोध, एक रिसर्च आया है, जाओ घर वापस तब अच्छे थोड़ा सा उसको पढ़ना, क्योंकि अपने साइंस से जुड़ी हुई चीजों को लगातार आपको देखनी रहनी है जो करंट में चल रहा है। नेक्स्ट वापस लिखो अगला, यूनिट मेम्ब्रेन लिख दिया, किसने दिया? रॉबर्टसन। नेक्स्ट लिखो सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेविसन व डैनियल। फिर लिख के ये 2 लाइन लिखूंगा, सैंडविच मॉडल, सिर्फ ये लिखना, तरल मत लिखना पहले। सैंडविच मॉडल डेविसन व डैनियल किसने दिया मित्रों? डेविसन और डैनियल। ये तो याद रखना ही रखना है। लिखो इनके अनुसार, इनके अनुसार प्रोटीन की 2 परतों के मध्य, प्रोटीन की 2 परतों के मध्य लिपिड नुमा या लिपिड का मसाला पाया जाता है। लिपिड का मसाला पाया जाता है, लिपिड का मसाला पाया जाता है। प्रोटीन की 2 लेयर होगी और बीच में लेयर किसकी होगी मित्रों? लिपिड की। फिर आगे लिखो अर्थात इन्होंने इसकी संरचना की तुलना सैंडविच से की। अर्थात इन्होंने इसकी संरचना की तुलना सैंडविच से की। किससे की मित्रों? सैंडविच से। और हल्का सा हिंट ये बना दो कि प्रोटीन की 2 परतें हो गई, बीच में लिपिड हो गया।
प्रोटीन की दो परतें हो गई और बीच में क्या हो गया, लिपिड। और लेंथ भी लिख दो 2275 एंगस्ट्रॉम। लिख दिया होगा। नेक्स्ट अगला लिखो मित्रों, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मित्रों जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, नाम लिख दिया, किसने दिया, सिंगर और निकोलसन। लिख दो देने वाले साइंटिस्ट का नाम सिंगर निकोलसन। इसको मैं थोड़ा सा आपको वापस बता देते, देखना। इन्होंने कहा मित्रों जैसे ये आपके क्या हो गया मित्रों, सॉरी, ये जो लिपिड होता है ना मित्रों, इस लिपिड के दो पार्ट होते हैं। क्या कहा मित्रों, ये जो मैंने बनाया ना आपके यहां, ये लिपिड, इसके कितने भाग बताए इन्होंने, दो भाग। क्या बताया कि एक तो होती है मित्रों इसका हेड, और ये इसके क्या हो जाएगी, टेल। हेड जो होता है मित्रों वो तो होता है जल स्नेही, और ये होता है जल विरागी। मित्र ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, और ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिलिक कौन होगा, हेड, और फोबिक कौन होगी, टेल। तो लिख दो एक लाइन पहले इसको लिखो, सिंगर निकोलसन ने दिया, लिखो इनके अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में वसा की एक परत पाई जाती है। किसकी परत, लिपिड की लेयर। वसा की एक परत, लिपिड लेयर पाई जाती है। वसा की एक परत पाई जाती है जिसमें प्रोटीन बिखरा हुआ पाया जाता है। बिखरा हुआ पाया जाता है। लिखो प्रोटीन बिखरा हुआ पाया जाता है, लिख दिया। देखो प्रोटीन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार होता है, लिखो। नंबर एक, इंट्रिंसिक या आंतरिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक या क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रोटीन। इसके अंदर लिखो यह मजबूती से जुड़ा हुआ होगा, जिसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। जिसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें एक ध्यान रखना, इसमें फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, फ्लिप फ्लॉप गतियां पाई जाती है। इसमें फ्लिप फ्लॉप गतियां पाई जाती है। समझे मित्रों कुछ मैंने जो बोला? वापस देखो मैंने क्या बोला कि इसमें जो एक सिंगल लेयर होती है वो किसकी होती है, फैट की, और उसके ऊपर जगह जगह बिखरा हुआ होता है वो कौन होता है, प्रोटीन। आ गया समझ में आइडिया कि किसकी लेयर बताइए, एक लिपिड की, वसा की, और उसके ऊपर बिखरा हुआ कौन बताया, प्रोटीन। साथ में ये भी कहा कि ये प्रोटीन होता है कितने प्रकार का हुआ, दो। एक तो कौन होगा जो अंदर की ओर धंसा होगा, अंदर के भाग में, उसको तो क्या नाम दिया, इंट्रिंसिक या आंतरिक प्रोटीन, जो काफी मजबूती से होगा अंदर की ओर, आसानी से अपन इसको अलग नहीं कर सकते।
और आवागमन के लिए इनके अंदर गतियां होगी और उस मोमेंट को क्या नाम दिया, फ्लिप फ्लॉप। दूसरा लिख दो एक्सटेंसिक, बाकी सेम, या क्या बोलेंगे बाह्य प्रोटीन। एक्सटेंसिक या बाह्य प्रोटीन, तो प्रोटीन दो प्रकार की हो गई, आंतरिक और बाह्य। बाह्य प्रोटीन को लिख दो, यह आसानी से अलग की जा सकती है, इसको हटाया जा सकता है आसानी से। आसानी से इसको क्या कर सकते हैं मित्रों, अपन अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट लिख दो प्रोटीन की मात्रा लगभग 60% होती है, 60%। प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी मित्रों, 60%। लिख दिया क्या, चलो। और एक लिख दो लिपिड, फैट, थोड़ा सा प्रोटीन तो हमने लिख दिया, लिखो लिपिड। लिपिड, लिपिड लिखो, यह ग्लाइकोप्रोटीन, नहीं सॉरी, लिखो लिपिड, यह फॉस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। लिपिड यह फॉस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में होगा मित्रों, ये फॉस्फोलिपिड के रूप में। नेक्स्ट इसकी मात्रा लिख दो, लगभग 39%। मात्रा लगभग कितनी होगी, 39%। फिर लिख दो लिपिड अणु के दो भाग होते हैं, सिस और टेल। लिपिड अणु के दो भाग होते हैं, दो पार्ट हो जाएंगे मित्रों। कौन कौन से, तो ये सीधा डायग्राम बना के लिख दो ना, हेड और टेल, सीधा लिख दो जल स्नेही और जल विरागी। लिख दिया, चले आगे। तो ये हो गई आपकी किसका स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का। अब लिखो इसके कार्य, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन क्या काम होगा मित्रों, एक तो लिखो सिलेक्टिव परमेबिलिटी। सिलेक्टिव परमेबिलिटी, या हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो चयनात्मक पारगम्यता। सिलेक्टिव परमेबिलिटी, चयनात्मक पारगम्यता। मित्रों सिलेक्टिव का मतलब होता है चयन, और परमेबिलिटी का मतलब होता है पार, उसको आर पार करना, ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं अपन जिसको सामने। ये क्या करती है, प्रत्येक पदार्थों को अंदर आने नहीं देती। तो ध्यान रखना मित्रों, ये जो काम करती है, ये विभिन्न पदार्थों को, दूसरा लिखो विभिन्न पदार्थों को कोशिका में अंदर लेना व बाहर निकालना का भी काम करती है। इधर देखना बोर्ड पे, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूं, जो लाइन लिखाई वो क्या है, ताकि आपके दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। ढंग से देखना, वापस एक बार रोक देना, जितना लिखा वो ठीक है। मित्रों जैसे मान लो ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ढंग से समझना।
और जो इंग्लिश वाले हैं वो थोड़ा और ढंग से देखना, उनको यहां फंडा क्लियर हो जाएगा कि ये लाइन मैंने क्या लिखा है। मित्रों ये सेल वॉल है, ये एक तो काम करती है एंडोमाइसिस का, ठीक है, किसका करेगी मित्रों, एंडोमाइसिस, और एक होती है एग्जिट का, ठीक है। एंडोमाइसिस का मतलब हो गया पदार्थों को अंदर ग्रहण करना, और एग्जिट का मतलब हो जाएगा एक्सोमाइसिस, मतलब बाहर निकालना। याद रखना मित्रों, जो एंडोमाइसिस होगा यानी कि अंदर जो ग्रहण करेगी, ये दो प्रकार से होगा। एक होगा फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस पूरा अलग से लिख दूं, ये थोड़ा देखो, मेन का ये काम करेगी किसका, एक तो एंडोसाइटोसिस का, किसका काम करेगी, एंडोसाइटोसिस, और एक किसका काम करेगी, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब हुआ मित्रों अंतर्ग्रहण, क्या हुआ, अंतर्ग्रहण। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, अंतर्ग्रहण करना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, कोशिका में से पदार्थों को एग्जिट करना, बाहर निकालना, ठीक है। ये जो एंडोसाइटोसिस होगा ना, अंदर ग्रहण होगा ना विभिन्न पदार्थों का, ये वापस से कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक होगा मित्रों फेगोसाइटोसिस, क्या होगा, फेगोसाइटोसिस, और दूसरा जो होगा वो होगा मित्रों पिनोसाइटोसिस, क्या होगा, पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस के अंतर्गत किसको अंदर ग्रहण किया जाएगा, सॉलिड मटेरियल, किसको ग्रहण किया जाएगा, ठोस पदार्थों को, और पिनोसाइटोसिस के अंतर्गत किसको ग्रहण किया जाएगा, तरल पदार्थों को। तो ये है मित्रों मैंने जो लिखाया, विभिन्न पदार्थों को अंदर लेना, बाहर निकालना। आया समझ में। कोशिका के आसपास, कोशिका को जब जरूरत होगी न्यूट्रिशन की, विभिन्न पदार्थों की, तो उसको वो क्या करेगी, जेल जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो अंदर ग्रहण करेगी, कोशिका के अंदर लेगी। और मित्रों जिसको अंदर ग्रहण करेगी उस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया, एंडोसाइटोसिस। आया समझ में। तो हम कह सकते हैं कि ये सेल में एंडोसाइटोसिस यानी कि अंदर ग्रहण करना, और एक्सोसाइटोसिस यानी कि बाहर निकालने का काम करती है। और एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया कितने प्रकार की होगी, दो, कौन कौन सी, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो ठोस पदार्थ होंगे उसको फेंककर ही खाते हैं ना, उसको फेंककर ही खाते हैं ना, तो हो जाएगा फेगोसाइटोसिस। और जो तरल पदार्थ होता है उसको पिया जाता है, तो हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। तो आपने लिखा ना, विभिन्न पदार्थों का कोशिका के अंदर और बाहर ग्रहण किया जाता है, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वर्क इसका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का। तो नीचे लिखो, क्या लिखो, सबसे पहले लिखो एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस अलग से लिख दूं मैं, लिखो एंडोसाइटोसिस, और इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों, अंतर्ग्रहण, एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा, अंतर्ग्रहण करना। शॉर्ट में हो गया, चलेगा ना, समझ में आ गया। एंडोसाइटोसिस में पदार्थों को ग्रहण करना, लिख दो, ये दो प्रकार का होगा, दो प्रकार। पहला लिख दो फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, और इसमें लिख दो किसको ग्रहण करेगा, फेंक कर किसको खाएगा, ठोस पदार्थ को, फेंक कर किसको खाएगा, ठोस पदार्थों को। हो गया फेगोसाइटोसिस। मूंगफली खाते हैं ना, फेंक कर ही होगा, मतलब याद रखने का तरीका, फेगोसाइटोसिस आ जाए तो किसका ग्रहण होगा, ठोस का, और पिनोसाइटोसिस लिख दो द्रव का, पिनोसाइटोसिस, और ये हो जाएगा किसका मित्रों, लिक्विड मटेरियल का, ठोस पदार्थों का ग्रहण करना हो जाएगा फेगोसाइटोसिस, और तरल पदार्थों को ग्रहण करना हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। हो गए दोनों काम, समझ में आ गया, दोनों को आ गया ना हिंदी इंग्लिश में, फेगो पिनो। भाई हिंदी में अंतर्ग्रहण का मतलब इंग्लिश में क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस, और बाहर निकालना हिंदी में हो जाएगा बहिक्षेपण,
और इंग्लिश में क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? चलें आगे। ये हो गई आपकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब लिखो मित्रों प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं मित्रों जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य लिखा मित्रों, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। बताओ जीव द्रव्य की खोज किसने की? पुरकिंजे ने। ये सेकंड गेट के अंदर पूछा था मित्रों। पिछला जो सेकंड गेट था ना, उसके अंदर पूछा था पुरकिंजे ने। किसने खोज की? आंसर क्या हो गया? पुरकिंजे। लिखो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द दिया था वो खोजा था वो किसने? पुरकिंजे ने। और एक बार सेकंड गेट में आया था मित्रों, प्रोटोप्लाज्म को बेस ऑफ लाइफ किसने कहा? जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? हक्सले। लिखो हक्सले का कथन लिख दो। हक्सले ने कहा था जीवन का, देखो हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। लाइफ ऑफ फिजिकल बेस या फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेस ऑफ लाइफ हुआ ना, भौतिक आधार किसका मित्रों? जीवन का। किसने कहा था? हक्सले ने। ये आया था फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में कि ये कथन किसका है। तो दोनों ही ध्यान रखना मित्रों, जीव द्रव्य की खोज किसने की? प्रोटोप्लाज्म की, पुरकिंजे ने। और हक्सले ने क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। जितने भी धरती पर जीव है उन सबका सबसे भौतिक आधार कौन है? जीव द्रव्य। और प्रोटोप्लाज्म के लिखो भाग कितने होंगे? 2। एक तो हो जाएगा आपका कौन सा पार्ट मित्रों? साइटोप्लाज्म। और दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियस। लिखो इसके 2 भाग होंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हिंदी में लिखो तो लिख दो कोशिका द्रव्य। अभी हिंदी वाले जाग जाएंगे। और क्या हो जाएगा? केंद्रक। तो 2 हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सबसे पहले लिखो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब एक बार वापस बोर्ड पे देखना मित्रों, साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखो एक बार समझाते हैं। ये सबसे पहले सेल के बाहर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। मित्रों सेल वॉल हो न हो, सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। सेल मेम्ब्रेन होगी और मध्य भाग के अंदर ये क्या होगा? न्यूक्लियस। या क्या हो जाएगा मित्रों? केंद्रक। ठीक है। ये जो आपका न्यूक्लियस हुआ और केंद्रक हुआ, इसके बीच में यहां कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा होगा, द्रव भरा होगा मित्रों। इस द्रव को नाम दिया जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या नाम दिया जाएगा मित्रों? साइटोप्लाज्म। और ये दोनों मिल करके आपका क्या कहला देंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले तो एक बेसिक जानकारी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कई यहां पर विद्यार्थी मैथ के हैं। बायो वालों को तो यहां दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि बायो वालों के लिए सबसे बेसिक बात है। बट अंतर ध्यान रखना, डिफरेंट जो है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में, वो ये है कि ये सेल है, इस सेल वॉल के बाद जो सेल मेम्ब्रेन होगी, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहां से लेकर यहां तक जो भी मटेरियल भरा है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गन हो, इस पूरे मटेरियल को नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल होगा उस पूरे मटेरियल को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म में से
अगर न्यूक्लियस को अलग कर दिया जाए, केंद्र को अलग कर दिया जाए, तो पीछे जो बचेगा उसको नाम दिया जाएगा केंद्र, साइटोप्लाज्म। आया समझ में? दोनों में डिफरेंट हो गए ना, तो इसको लिखने की तो ज्यादा आवश्यकता नहीं, बट ये डायग्राम लिख दो भाई। ये हो गया साइटोप्लाज्म अलग, केंद्र को हमने अलग कर दिया। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, बिल्कुल सही है। एब्सेंट किस में होगा? प्रोकैरियोट में एब्सेंट नहीं होगा, नॉन डेवलप होगा। और न्यूक्लियस की जगह उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियॉन, क्योंकि इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी और डीएनए होगा वो नॉन स्टोन प्रोटीन का बना होगा। लिख दिया होगा, थोड़ा सा था, कोई हाई फाई नहीं। अब मित्रों इधर देखो, ले लो आगे। देखो बात अपन किसकी कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म की कर रहे हैं। ढंग से देखना, ये जो बात कर रहा हूं मैं अभी, वो किसकी कर रहा हूं? कोशिका द्रव्य। मित्रों कोशिका द्रव्य के अंदर हमें जो सबसे ज्यादा यहां लैब असिस्टेंट के अंदर पढ़ना है वो है सेल ऑर्गन। क्या है मित्रों? कोशिका अंग, सेल ऑर्गन होंगे। और मित्रों इन सेल ऑर्गन को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? 3। तो सबसे पहले तो यहां से बेसिक प्रश्न आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, कौन कौन से? एक तो हो जाएगा डबल मेम्ब्रेन वाला, डबल मेम्ब्रेन, और सिंगल मेम्ब्रेन, और मित्रों जिसके ऊपर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? अपसेट। तो कितने प्रकार के हुए? 3। दोहरी झिल्ली वाले कितने थे मित्रों? 2। कौन कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हरित लवक। ये दोनों होंगे। यहां मैंने आपको लिखा रखा है, कौन होगा? गोल्जी काई, लाइसोसोम है, ER लिख दो शॉर्ट में, अंतः प्रदव्य जालिका, अंतः प्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्म काय, ये मुख्य थे। और यहां हो जाएंगे आपके 2, एक तो हो जाएगा राइबोसोम और एक हो जाएगा आपका कौन मित्रों? तारक काय। तो अपन एक काम करेंगे मित्रों, एक एक ऑर्गन को ढंग से देखेंगे। सबसे पहले पढ़ लेंगे डबल मेम्ब्रेन, फिर पढ़ेंगे सिंगल मेम्ब्रेन, और फिर पढ़ लेंगे अपसेट। तो ये बनानी है या बनी हुई है? ये इंडेक्स बनी हुई है ना, तो बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आपने साइटोप्लाज्म में लिख रखा है, उसके अंदर एक लाइन लिख दो। साइटोप्लाज्म जो होगा, लिखो यह हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, कर्ड। कलर कैसा होगा? लाइट येलो, हल्का पीला, हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होगा, कर्ड, जिसमें कोशिका अंग पाए जाते हैं। लिखा। देखो मित्रों एक प्रश्न आ रहा है ब्रिजेश जी का कि सर न्यूक्लियस भी तो डबल मेम्ब्रेन होता है, क्या न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है? बिल्कुल सही है, बट हमने ये कहा था न्यूक्लियस जो होता है वो सेल ऑर्गन नहीं है, वो कंपोनेंट्स है, कोशिका का भाग है। डबल मेम्ब्रेन होगा, ये बिल्कुल सही बात है, बट उसको अपन कोशिका अंगों के अंदर सम्मिलित नहीं करते, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा। आपके भी मन में डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट,
तो हो गया यहां पर सबसे पहले हेडिंग लगाओ डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली वाले अंग, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन, दोहरी झिल्ली वाले अंग, डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली वाले अंग, और इन ऑर्गन के अंदर सबसे पहले जो हम अंग पढ़ेंगे वो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी बात करेंगे मित्रों अपन? माइटोकॉन्ड्रिया। और याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन होता है जो अक्सर कंपटीशन के अंदर काम का है, अक्सर यहां से प्रश्न आते रहते हैं। हम एक एक ऑर्गन को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला ऑर्गन कौन सा पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो बोर्ड पे इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक क्वेश्चन क्या क्या निकलते हैं। पहले उन प्रश्नों को देखते हैं कि हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से यूजफुल होगा, किस तरह से हमें इसको पढ़ना है, क्या क्या इसके अंदर हमको याद रखना है। मित्रों सबसे पहला जो बेसिक प्रश्न होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था? किसी ने नहीं। देखो इसको देखने का श्रेय तो जाता है कॉलिकर को, जिसने इंसेक्टा कीटों की जो मसल्स हैं उनके अंदर देखा था, लीनियर मसल, रेखीय पेशियों के अंदर देखा था। तो देखो शुरू से ले लेता हूं। सबसे पहले देखा किसने? देखने की बात पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉलिकर। और मित्रों इसको खोजा किसने? डिस्कवर किसने किया? खोजने का श्रेय किसको जाता है? अल्टमान को। किसको जाएगा? तो ध्यान रखना, खोजा किसने? अल्टमान ने। और देखा किसने? कॉलिकर ने। और ये बताओ मुझे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड, जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है मित्रों नाम, ये दिया था सी बेंडा ने। कौन सा बेंडा? सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, उपस्थित किस में होता है? तो ये होगा मित्रों सभी यूकैरियोट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया होता है मित्रों वो सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका में क्या हो जाएगा? आपके प्रेजेंट। और बताओ ये अब्सेंट किस किस में होगा? अनुपस्थित किस किस में होगा? तो एक तो ये किस में नहीं पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल में। किसमें मित्रों? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और किसमें नहीं होगा मित्रों? रेड ब्लड सेल, आरबीसी के अंदर भी ये अब्सेंट अनुपस्थित होता है। तो वापस से देखो एक बार, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने का श्रेय किसको जाता है? कॉलिकर को। खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? अल्टमान को। इस माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाएगा? ऑल यूकैरियोट सेल। और किसमें अब्सेंट होगा? प्रोकैरियोट और आरबीसी। याद करो, आपने कई बार सुना है कि आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसके अंदर अनऑक्सीशोषण होता है ना? सुना होगा क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक नहीं होगा। कारण क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता, इस वजह से। इसीलिए हमने कहा आरबीसी में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, या कभी कभी श्वास क्रिया का जो उत्पाद होगा प्रोडक्ट, तो एरोबिक का उत्पाद हमेशा क्या होता है? लैक्टिक एसिड या अल्कोहल। तो कई बार आता है इनमें से किस कोशिका में लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा? ऑप्शन दे दे तो दो उत्तर होगा, एक तो मसल सेल और एक आरबीसी, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही क्या होता है? अनऑक्सीशोषण। तो ये नोट करो फैक्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ध्यान रखना, अल्टमान ने इसको क्या कहा था? बायोप्लास्ट। और एक ध्यान रखना, फ्लेमिंग, वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा,
फ्लेमिंग ने किसको कहा था? फीलिया। ये भी थोड़ा सा आपको याद रख लेना। हो गया? चलो एक लिख दो इसका निकनेम, उपनाम। क्या हो जाएगा? कोशिका शक्तिग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। लिख दो उपनाम, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका शक्तिग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे मित्र इसको? कोशिका शक्तिग्रह। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमान ने। देखा किसने? पॉलिकर ने। फीलिया किसने कहा? फ्लेमिंग ने। बायोप्लास्ट किसने कहा? अल्टमान ने। और एक लिखो सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, सर्वाधिक। हाँ अगला पॉइंट इसी में लिखो, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया, सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। और वो होता है मित्रों क्यावास काओस अमीबा। क्यावास कावास किसमें होगा मित्रों? ये क्या है? अमीबा है, प्रोटोजोआ। और इसमें लिखो लगभग कितने होते हैं? 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक सेल में। ठीक है मित्रों, कभी आए ना सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एक ही कोशिका में किस में ज्यादा होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक अमीबा है, कौन सा? काओस काओस। इसमें एक सेल में लगभग कितने होते हैं? 5 लाख। तो सबसे ज्यादा हुए इसमें संख्या में। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। लिखो संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। देखना बोर्ड पे मैं आराम से इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, आपने देख रखा भी है एक बार इधर। ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होगी? तो याद रखना मित्रों, ये तो कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। और ये होगी आपकी कौन सी? इनर मेम्ब्रेन। यह तो कोई विशेष दिक्कत है भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है अंदर वाली, इसमें आपको जगह जगह पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या दिखेंगे मित्रों? पॉइंट्स नजर आएंगे। यहां थोड़े कम बना दो, मैं बिखरे हुए होंगे, समझ जाओगे आप। इसकी झिल्ली के ऊपर होंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर ये पूरी मेम्ब्रेन होगी, जहां पर आपको ये बिंदु पॉइंट नजर आएंगे। और इसको कहा जाता है राइबोसोम। तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाए मित्रों पॉइंट्स, वो सिर्फ कहां पर होंगे? इनर मेम्ब्रेन पर। और ये क्या होंगे? राइबोसोम। और ये कौन से राइबोसोम होंगे मित्रों? 70S। इसके अलावा इसके अंदर गोलाकार भी क्या होगा मित्रों? DNA। एक ध्यान रखना, ये जो भाग है यहां पर द्रव भरा होगा। क्या भरा होगा? द्रव। ये खाली नहीं होगा, यहां लिक्विड भरा होगा।
और ये द्रव क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा मित्रों? और मैट्रिक्स में कौन सा चक्र होगा? TCA, या जिसको आप क्या कहते हो? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। याद है आप लोगों को? और ध्यान रखना मित्रों, ये वाला भाग आपको नजर आ रहा है? ये, इसको क्या बोलते हैं, बता सकते हो कोई? इसको बोला जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों झिल्लियों के बीच जो द्रव पाया जाता है इसको कहा जाता है साइटोसोल। क्या कहेंगे इसको? साइटोसोल कहते हैं। और ध्यान रखना, यहां आंतरिक झिल्ली जो अंदर की ओर धसी हुई होती है, यह पार्ट कहलाता है क्रिस्टी। क्या कहलाता है? क्रिस्टी। और ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के ऊपर यहां पर एक संरचना हमें मिलेगी जिसको कहा जाता है ऑक्सीसोम। क्या कहता है मित्रों? ऑक्सीसोम कहते हैं। और इस ऑक्सीसोम पर पाए जाते हैं कौन से कण? F1 F0 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जहां पर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। वापस से सुन लो, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन कितनी होगी? 2। दोनों झिल्ली के बीच जो स्थान है इसको क्या कहेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और मित्रों, इसके बीच में भरा हुआ द्रव, ये आपको जो मैंने बनाया गुलाबी, ये क्या कहलाएगा? साइटोसोल। आंतरिक झिल्ली में भरा हुआ द्रव क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। और मित्रों, डीएनए होगा, राइबोसोम होंगे और ऑक्सीसोम होगा, जहां पर ऊर्जा का निर्माण होगा। देखो मित्रों, ये साइड है ना, ये देखो, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन की एक सरफेस तो ये हो गई। इस सरफेस को, आंतरिक झिल्ली की इस सरफेस को नाम दिया जाता है सी फेस। कौन सी फेस है ये? सी फेस, क्योंकि यहां पर क्या भरा हुआ है? साइटोसोल। और ये वाली सरफेस होगी, इसको बोलेंगे एम फेस। मतलब क्यों? क्योंकि यहां क्या होता है? मैट्रिक्स। बताओ मुझे, साइटोसोल, ये साइटोसोल है ना, इस साइटोसोल में कौन सी क्रिया होती है? तो याद रखना, साइटोसोल के अंदर होगी लिंक रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया होती है मित्रों? लिंक रिएक्शन, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम अभिक्रिया होती है। एक्चुअली होता क्या है, देखो मित्रों, सबसे पहले हो जाएगा साइटोप्लाज्म। मित्रों, कोशिका द्रव्य होगा कि नहीं होगा? फिर इसके अंदर बीच में कौन सा स्थान हो जाएगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और फिर अंदर क्या भरी होगी? मैट्रिक्स। यही होगा मित्रों 3। अरे मित्रों देखो, सबसे पहले हो जाएगा कोशिका के अंदर ये कोशिका द्रव्य। फिर कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, केंद्र के अंदर कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्थान हो जाएगा पेरी माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर ये भरा हुआ द्रव्य क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। जब श्वसन की क्रिया चलती है मित्रों, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जो क्रिया होगी वो होगी कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी क्रिया होगी? ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद यहां जो होगी वो होगी मित्रों एसिटाइल कोएंजाइम रिएक्शन। ठीक है मित्रों। और उसके बाद यहां जो क्रिया होगी वो हो जाएगी आपकी कौन सी? क्रेब्स साइकिल। कौन सी क्रिया होगी? क्रेब्स चक्र। तो मित्रों, ये प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड के अंदर, कई बार कंपटीशन में भी पूछा हुआ है कि बताइए साइटोप्लाज्म में कौन सी ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? तो साइटोप्लाज्म में। एसिटाइल कोएंजाइम रिएक्शन कहां होती है? तो कहां होगी मित्रों? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और पूछ ले क्रेब्स चक्र कहां होता है? मैट्रिक्स में। हालांकि ये पूरे प्रोसेस हम जब श्वसन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, तो वहां पूरा पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है और क्रेब्स साइकिल क्या होता है। लेकिन उससे पहले मित्रों, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं
कि यहां माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी क्रियाएं होगी, 2। कौन कौन सा, एसिटाइल कोएंजाइम रिएक्शन और क्रेब्स चक्र। जिसमें से आपसे ये पूछ ले कि एसिटाइल कोएंजाइम कहां होता है, तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस यानी कि साइटोसोल में, और पूछ ले क्रेब्स चक्र कहां होता है, तो मैट्रिक्स में। तो उससे पहले आपको इसका डायग्राम बनाओ, फिर इसको लिख देते हैं। फिजिक्स की क्लास होगी नहीं, केमिस्ट्री की क्लास कब होगी, सब हो जाएगी। जो चल रहा है उसको तो पढ़ो एक बार, क्लास जो चल रही है वो तो पढ़ नहीं रहे हैं। क्लास कब होगी, राजस्थान जी के कब होगा, सब हो जाएगा। ये बताओ अब तक पढ़ा उसमें से क्या होगा भाई, अब तक हमने जो पढ़ा उसमें से आपको कितना याद रहा। ध्यान आपको देना चाहिए सिर्फ पढ़ाई पे, जो चल रहा है उस पे। ये भी काम का नहीं होगा, दिमाग कहीं और ही डाइवर्ट होगा। सर ईटीएस भी तो होता है, अरे ईटीएस होगा पर वो श्वसन में बात करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस यही तो होता है एक्सिसोम पर, क्या होगा ना मित्रों ईटीएस। पर मैंने सोचा इस श्वास में पढ़ लेंगे, यहाँ तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीसोम एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, जहां पर आपके F1 F0 कण होंगे क्रिस्टल के ऊपर। एक स्ट्रक्चर हो गया क्रिस्टल के ऊपर, जहां पर एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या होता है मित्रों, निर्माण। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है ऑक्सीसोम कहां पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पूछ ले कहां होता है, तो इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में हो गया ना, इसीलिए तो मैं इतना धीरे चल रहा हूं मैथ वालों के लिए। तो स्पीड धीरे तो है मेरी, तेज थोड़ी है। क्या वो तो मैं जानते हैं धीरे है तेज है। स्पीड तेज है क्या, समझ में आ रहा है, और वापस जा रहा है आ गया, आके गया। कहा, ये बाहर वाली झिल्ली की जो आंतरिक झिल्ली की सतह उसको बोला सी फेस साइटोसोल वाली, और अंदर वालों को बोल दिया एम फेस। प्रश्न क्या आता है मैं बता दूं सीधा, सी फेज और एम फेज किस सेल ऑर्गन में पाई जाती है, समझ गए ना, ऐसे आ जाता है। अभी रीट में आया था ना एक प्रश्न, आपने रीट का पेपर सुना देखा पढ़ा हो तो, क्या आया था, एम फेज और एफ फेज किसमें पाई जाती है। रीट के अंदर एक क्वेश्चन आया मित्रों, एम फेज और एफ फेज किसमें पाई जाती है, गोल्जी बॉडी में। और एक बार प्रश्न रीट में आया, क्रिस्टी किसमें पाई जाती है। तो कुल मिला के एक प्रश्न ऐसा जरूर आता है जिसमें यह पूछा जाता है कि ये किसमें होता है, समझ गए ना। जैसे ऑक्सीसोम किसमें होता है, F1 F0 कण किसमें होते हैं, मैट्रिक्स किसमें होता है, साइटोसोल किसमें होता है, ऐसे। तो पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक तैयार कर रहे हैं, सेल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, और ईटीएस क्रियाएं ये सब श्वास के अंदर आएगी, श्वसन तंत्र के अंदर ग्लाइकोलाइसिस वगैरह। बट इनके नाम और स्थान मैंने जरूर आपको एक बार डिस्कस किया, ताकि आपके दिमाग में आइडिया होगा कि कौन कहां कहां होते हैं। बना लिया होगा आपने डायग्राम, बना लिया, तो इसको थोड़ा सा लिख लें, लिखो। लिखो
देखो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली यानी कि डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट टू पॉइंट ही लिखते रहना है। लिखो दोनों झिल्ली के मध्य का स्थान, दोनों जो मेम्ब्रेन है उसके बीच का स्थान, दोनों झिल्ली के मध्य का स्थान पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। दोनों झिल्ली के मध्य का स्थान पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है, जिसमें साइटोसोल पाया जाता है। साइटोसोल पाया जाता है, जहां लिंक रिएक्शन, लिंक अभिक्रिया, जहां लिंक अभिक्रिया, लिंक रिएक्शन, ब्रैकेट लिख दो एसिटाइल को एंजाइम, लिंक रिएक्शन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एसिटाइल को एंजाइम, लिंक अभिक्रिया होती है। ब्रैकेट में लिख दो एसिटाइल को एंजाइम होती है, लिंक रिएक्शन होगी। तो मित्रों यहां से हमने सीधा सीधा प्रश्न तैयार कर दिया। इस लाइन में क्या प्रश्न तैयार किया कि दोनों झिल्ली के बीच का स्थान क्या कहलाता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया। हो गया प्रश्न तैयार। इसमें भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है, साइटोसोल। ये भी क्लियर हो गया। देखो मैं जरूर हिंदी में बोल रहा हूं प्योर, बट समझ में तो आ रहा ना मैं बता क्या रहा हूं, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि प्योर एकदम इंग्लिश में आपको हिंदी तो समझ में नहीं आती। हिंदी बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि अपन लगभग घर में तो हिंदी बोलते हैं। आसपास का वातावरण, हाँ दिक्कत आ सकती है शब्दों के अंदर, वर्ड्स के अंदर। तो वर्ड तो मैं लिखा ही रहा हूं आपको, साथ साथ लिखा रहा हूं ना। क्या दिक्कत आ रही है थोड़ी थोड़ी? अब आ रही है तो मेरे को थोड़ी कहोगे। पर बोलना सामने सत्य, ताकि हम लोग उसी को सुधार कर सके। देखो आप अगर मुझे नहीं बताओगे तो सुधार तो मेरे को ही करना है, और मेरे को सीधा बताओगे तो मैं उसको धीरे धीरे सुधारूंगा। और एकदम तो सब चीज सुधरती नहीं है, जब आगे आएगी तब सुधरेगी। समझ गए ना? नेक्स्ट देखो, हमारे क्या जोधपुर में ज्यादातर जो बैच है 99.99% वो हिंदी मीडियम के होते हैं, इसलिए हम लोग लगातार हिंदी में पढ़ा रहे हैं। हाँ आपके यहाँ हम टर्म्स का जरूर यूज कर रहे हैं, वैसे आपको भी पता चल जाता टीचर पढ़ाता तब। नेक्स्ट, तो मित्रों दोनों जिले के बीच स्पेस को क्या नाम देंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाएगा, साइटोसोल। इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, लिंक रिएक्शन। इसको में लिंक रिएक्शन में मेनली कौन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम। क्या दिक्कत है इसमें? प्रश्न आएगा तो कर लोगे ना। दूसरा लिखो, लिखो इनर मेम्ब्रेन में आंतरिक झिल्ली में भरा हुआ द्रव। नेक्स्ट पॉइंट, आंतरिक झिल्ली में भरा हुआ द्रव मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा मित्रों, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहलाता है, जहां क्रेब्स चक्र संपन्न होगा। कौन सा साइकिल होगा, क्रेब्स साइकिल। जहां क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स साइकिल होगा, तो वही आंतरिक झिल्ली में इनर मेम्ब्रेन में जो लिक्विड होगा वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। या होने वाली साइकिल रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली कुछ जगह पर अंदर की ओर धंसी हुई होती है, मतलब पिट्स होते हैं, खड्डे होते हैं, अंदर की ओर धंसी हुई होती है,
जिन्हें क्या नाम दिया जाएगा? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, जिनको अपन क्या नाम देंगे मित्रों? क्रिस्टी कहते हैं। लिख दो, क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। और लिख दो, ऑक्सीसोम पर एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। ऑक्सीसोम पर एटीपी के रूप में क्या बनेगी? ऊर्जा, एनर्जी। एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। अच्छा, एटीपी का पूरा नाम तो सबको पता है ना? अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कोई लाज शर्म की बात नहीं है, ब्रैकेट बना के लिख देना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम पता है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है तो लिख देना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, चाहे कितनी भी छोटी से छोटी बात हो, अगर हमें नहीं आता है तो सहर्ष हमें नोट करके याद रखना है, क्योंकि हमें अगर सब कुछ आता तो अपन यहां फीस देके नहीं पढ़ते। और कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना है, हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को क्लियर करना है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, किसी कंडीशन में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ मित्रों, मैंने कहा ऑक्सीसोम पर एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती, लिख दिया होगा। नेक्स्ट, तो देखो यहां पर मैट्रिक्स आ गई, दोनों मेम्ब्रेन आ गई, ऑक्सीसोम आ गया, साइटोसोल हो गया, क्रिस्टी हो गया। अब लिख दो एक लाइन, आंतरिक झिल्ली पर, इनर मेम्ब्रेन पर, आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं मित्रों? राइबोसोम। और एक लिख दो, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, गोलाकार डीएनए। और एक लाइन और लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए परसेंट, गोलाकार डीएनए पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका मित्रों? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक और लिख दो, हाँ हाँ, ये एक्सेप्शन है, अपवाद स्वरूप हमें सीधा याद रखना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशली जो होता है वो कौन से होता है? 70s। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में होंगे वो कौन से होंगे? 80s। ठीक है। और स्पेशल ये भी ध्यान रखना, राइबोसोम के अंदर मैं लिखाऊंगा, जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, उसके अंदर होता है 55s। तो 3 प्रकार के हो गए, प्रोकैरियोट में कौन से हुए? 70s, यूकैरियोट में कौन से हुए? 80s, और स्पेशल ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से हुए? 55s। क्लियर? बढ़ो आगे। एक ध्यान रखना, लिख दो, आंतरिक झिल्ली में सी फेज और एम फेज पाई जाती है। इनर मेम्ब्रेन में, आंतरिक झिल्ली में सी फेज और एम फेज पाई जाती है। कौन सी होगी मित्रों? सी फेज और एम फेज। दो सतह हो गई। सी फेज क्यों बोला, समझ गए ना? जिधर भरा होगा साइटोसोल, उस सतह को दो दिया नाम सी फेज, जिधर भरा होती है मैट्रिक्स, उसको नाम दे दिया एम फेज। तो ये केवल इन दोनों लिक्विड के आधार पर नाम दिया गया है। लेकिन याद रखना, मैंने अभी आपको 2 ताजा प्रश्न बताए हैं, जिसमें ऑर्गन के अंगों से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड प्रश्न आजकल कंपटीशन में आ रहे हैं। जैसे ताजा रीट का प्रश्न, एम फेज, एफ फेज और क्रिस्टी किस में पाई जाती है? तो देखो ये अंग हुआ तो ऑर्गन से रिलेटेड। अब पिछले एग्जाम के अंदर, रीट के अंदर तो आ गया था क्रिस्टी किस में, और इस एग्जाम में आ गया सी फेज, एम फेज किस में। अब तो ये तो हुआ कि हर बार वही प्रश्न तो नहीं आ रहा, बट रिलेटेड उसी से आ रहा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, लैब असिस्टेंट के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको एक बार अच्छे से हम आपको उपलब्ध भी करवा देंगे। यहां से पुराने क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाते हैं आपको। उसमें जो क्वेश्चन आया मित्रों, उसके आसपास ही अगला आएगा। ताजा उदाहरण अभी आप देख लो। तो याद रखना,
उन्हीं को देख करके हम लोगों को तैयारी करनी उसके आसपास। मान लो एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का आया तो हो सके इस बार गोल्गी बॉडी लाइसोसोम इससे रिलेटेड आए, तो इसका तो मतलब ये तय हो गया कि सेल ऑर्गन से प्रश्न आता है। यूं है मेरे कहने का मतलब, फिक्स है सेल डिवीजन स्पेशल अपने सिलेबस के अंदर लिखा तो तय है सेल डिवीजन से क्वेश्चन आएगा। इस तरह से अपन को प्रश्नों को तैयार करना। तो ये हो गया आपका कौन सा ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़े आगे, अब लिखो इसका फंक्शन, कार्य। भाई खोज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, अब कार्य लिखो इसका। एक तो लिखो मित्रों इसका काम हो जाएगा रेस्पायरेशन। क्या करना मित्रों, श्वसन। श्वसन में भाग लेगा, क्रेब्स साइकिल वगैरह होंगे कि नहीं होंगे इसमें, तो लिख दो रेस्पायरेशन, श्वसन हो गया ना। श्वसन मतलब श्वसन क्रिया में भाग लेना। दूसरा लिखो, अभी मैंने आपको कहा था नया रिसर्च आया तो जो इसमें डीएनए होता है वो कौन से लक्षणों को लेकर पीढ़ी से पीढ़ी जाएगा, माता के लक्षण को। तो लिखो मातृक वंशागति। जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक हेरिडिटी, साइटोप्लाज्मिक। मातृक वंशागति को, माता के लक्षणों को आगे से आगे लेकर जाने वाला कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट और लिखो इसका काम, ऊर्जा निर्माण। एटीपी ग्रुप ऊर्जा बनाएगा नहीं बनाएगा, ऊर्जा का निर्माण करना। यह काम होगा मित्रों किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब लिखो दूसरा ऑर्गन, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत, बहुत आराम से लिया हमने, एक एक पार्ट को आराम से डिस्कस किया। सेट हो गया ना डायग्राम तो एक दिमाग में, और रिपीट आपको घर जाके करना पड़ेगा। अब बात करते हैं किसकी, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। मित्रों ध्यान रखना, आपने एक शब्द सुना होगा लवक, सुना क्या शब्द, एक जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं मित्रों, लवक या प्लास्टिड। लवक हमेशा किस में पाए जाते हैं, पादपों में। किस में पाए जाते हैं मित्रों, प्लांट्स में। तो लवक किस में पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट। और मित्रों लवक की खोज किसने की थी, खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मित्रों हक्कल। लवक किसने खोजा था, हक्कल नामक साइंटिस्ट ने। उसको अक्ल आई और उसने इसको खोज दिया। तो खोजा किसने, हक्कल ने। और मित्रों ध्यान रखना, खोजने के बाद लवक को एक वैज्ञानिक का नाम है मित्रों सिम्पर। क्या नाम है, और सिम्पर ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। और 3 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम है, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम है, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो लवकों को कितने प्रकार से बांटा, 3। याद रखना ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है हिंदी के अंदर अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक। इसको बोला जाता है वर्णी लवक, और इसको बोला जाता है हरित लवक। ध्यान रखना ये होते हैं रंगहीन। कैसे होते हैं मित्रों, कलरलेस, किसी प्रकार का कलर नहीं होगा। ये होते हैं कलरफुल, यानी कि क्या होते हैं मित्रों, रंगीन। और ये होता है आपका हरा, ग्रीन। तो वापस सुनना, पहले तो मैं हरित लवक तक पहुंचता हूं। मित्रों पादपों के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना होगी जिसको हम क्या नाम देते हैं,
प्लास्टिड। और प्लास्टिड ओनली किस में पड़ जाए पाएंगे? पादपों में। इसके अलावा कुछ सेवाल्स के अंदर भी होते हैं, यूग्लिना में भी होते हैं। मित्रों, खोज किसने की थी? हक्कल ने। और सिम्पर ने इसको कितने भागों में डिवाइड किया? 3। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ढंग से सुनना मेरी बात को। सिम्पर ने कितने भागों में बांटा? 3। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? नंबर 1 जिसकी बात कर रहा हूं वो कौन होगा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और इनका मुख्य काम होता है मित्रों फूड स्टोरेज का। पादपों के अंदर जो भोजन संचित होता है उसको बनाए रखने का काम करते हैं कौन? ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं मित्रों, ये खुद वापस से 3 प्रकार के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। देखो इधर मैंने किसकी बात की? मित्रों? ल्यूकोप्लास्ट। काम क्या होगा? फूड स्टोरेज। यानी कि हमने क्या लिख दिया? भोजन संचित। फिर मैंने कहा इसको कितने भागों में बांटा? 3। कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट। किसमें बांटा मित्रों? एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। मित्रों ध्यान रखना, इलियोप्लास्ट हमेशा संग्रह करेगा, किसका स्टोरेज करेगा? वसा का। एल्यूरोप्लास्ट किसका करेगा? प्रोटीन का। और एमाइलोप्लास्ट किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। क्या समझे? समझ में आया? लवकों को कितने भागों में बांटा गया? 3। किसने बांटा? सिम्पर ने। जिसमें सबसे पहले कौन थे? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या हुआ? फूड स्टोरेज, भोजन संचित करना। और याद रखना, हमारे शरीर में कह दो चाहे पादपों के शरीर में कह दो, कितने पदार्थों का स्टोरेज होता है? 3। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट का करने वाले क्या कहलाएंगे? एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन का करने वाले क्या कहलाएंगे? एल्यूरोप्लास्ट। और वसा का करने वाले क्या कहलाएंगे? इलियोप्लास्ट। कई बार ये आ जाए इलियोप्लास्ट क्या है? फूड स्टोरेज वाले पार्टिकल्स, एमाइलोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीन। ध्यान रखना दूसरा कौन है? क्रोमोप्लास्ट। पहला हो गया क्लियर? ल्यूकोप्लास्ट क्लियर हो गया ना सबके? अब किसकी बात करते हैं अपन? क्रोमोप्लास्ट। ध्यान रखना मित्रों, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं। तो जितना भी आपको पादपों के अंदर नेचुरल कलर दिखाई देता है, नेचुरल कलर का मतलब समझे ना, प्राकृतिक रंग। जैसे पत्तियों का हरा रंग तो हरित लवण के कारण हुआ, ग्रीन तो, लेकिन पत्तियां पीली होगी कि नहीं होगी? तो पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट। और ये क्रोमोप्लास्ट भी मित्रों वापस अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, गाजर का रंग होता है कैरोटीन, सुना होगा नाम आपने। और आप देखा होगा आप लोगों ने, पत्तियों का पीला रंग होता है जेंथोफिल, मिर्च का लाल रंग होता है कैथेप्सिन। तो ये वापस अलग अलग रंग होते हैं जो प्रकृति में अलग अलग रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और फिर अगला कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको अपन ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट एक लवक है, प्लास्टिड है। और इस प्लास्टिड की खोज की थी हक्कल ने। इसको सिम्पर ने कितने भागों में बांटा? 3। और इनका बारे में भी आपको नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। तो इसको अपन नोट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां तक नोट कर लो, कोई दिक्कत होगी नहीं।
ये वहां से नहीं दिखता क्या? ये दुख आ रहा क्या बीच में? उस पे चला लो ना उसको, ये तो क्या रहने दे, उस पे क्या हो जाएगा सेट? अच्छी तरह हो गया। तो फिर लिखो वापस नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट लिख दो। कार्य फूड स्टोरेज, भोजन संचित करना, फूड स्टोरेज कार्य हो जाएगा फूड स्टोरेज का। फिर लिख दो यह 3 प्रकार वापस लिख दो। कभी कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होगा तो क्या कहलाएंगे? एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन का करेंगे तो क्या कहलाएंगे? एल्यूरोप्लास्ट। और वसा का करेंगे तो इलियोप्लास्ट। हो गया ल्यूकोप्लास्ट। वर्क क्या हो गया इसका? कार्य फूड स्टोरेज। और एमाइलोप्लास्ट किसका स्टोरेज करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। एल्यूरोप्लास्ट किसका करेगा? प्रोटीन का। और इलियोप्लास्ट किसका करेगा? वसा का। तो याद रखना एल्यूरोन, एमाइलो और इलियो। नेक्स्ट लिखो दूसरा। चलो आगे नेक्स्ट लिखो। चाहिए चलो दूसरा लिखो मित्रों, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट या इसको क्या बोलते हैं? वर्णिलवक। लिख दो मित्रों, ये कलरफुल होते हैं। कैसे होंगे? कलरफुल, रंगीन। कलरफुल, रंगीन होंगे। फिर लिख दो जैसे टमाटर। टमाटर में कैसा कलर? रेड, लाल रंग। किसकी वजह से होगा? लाइकोपीन। गाजर के अंदर कलर होगा कैसा मित्रों? हल्का केसरिया। और ये हो जाएगा आपकी किसके कारण? कैरोटीन। लीफ जो पत्तियां होती है वो हो जाएगी येलो, पीली। और वो हो जाएगा जेंथोफिल। तो ये आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि मित्रों जो कलरफुल होंगे, अलग अलग कलर जैसे रेड, केसरिया, येलो, ये किसकी वजह से होंगे? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और क्रोमोप्लास्ट कौन कौन से? अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होते हैं। ये 2-3 आपको थोड़े से याद रखने हैं क्योंकि ये 12th की किताब में दिए हुए हैं। और जेंथोफिल तो बहुत चर्चा में रहता, पत्तियां सूखती और येलो हो जाती, पीली, किसकी वजह से? जेंथोफिल। नेक्स्ट अब लिखो अपना सही टॉपिक, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की अपन बात करते हैं। देखो इधर किसकी बात कर रहे हैं? हरित लवक की। हरित लवक शब्द किसने दिया था बता सकते हो? क्लोरोप्लास्ट वर्ड किसने दिया था? अरे मित्रों किसने बांटा था इन तीनों को? सिम्फर ने। तो नाम किसने दिया? सिम्फर। सिम्फर ने तो अलग अलग डिवाइड किया, तो लिखो शब्द दिया था सिम्फर ने।
क्लोरोप्लास्ट वर्ड गिवन बाय सिम्फर, हरित लवक शब्द सिम्फर द्वारा दिया गया। किसने दिया मित्रों? सिम्फर ने। लिखो मित्रों, ये प्रेजेंट किसमें होगा? उपस्थित। किसमें उपस्थित होगा? है, लिखो पादप प्लांट सेल में, पादप कोशिका, प्लांट सेल, कुछ एल्गी शैवाल में, पादप कोशिका और शैवाल के अंदर होता है। एब्सेंट किसमें होगा? अनुपस्थित। और अनुपस्थित होगा मित्रों एक तो एनिमल सेल, जंतु कोशिका में और प्रोकैरियोट में। कोई भी प्रोकैरियोट में लगभग नहीं होगा। अच्छा, मुझे बता सकते हो ऐसी कोई प्रोकैरियोट सेल जिसका नाम, जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करती है? साइनोबैक्टीरिया। बीजीए? क्या बोला आपने? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बताओ वो कैसी सेल है? प्रोकैरियोट। तो फिर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा क्या? तो फिर मैंने तो लिखा ना क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। ढंग से सुनना, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट किसी भी प्रोकैरियोट में नहीं हो रहा है। लिखा है आपने साफ साफ, या एक्सेप्शन लिख देते भाई ये को छोड़ दो, हमने लिखा ही नहीं। लेकिन बीजीए साइनोबैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसी एल्गी है। देखिए आपने साइनोबैक्टीरिया? नहीं देखी क्या? अरे पानी में जो लील आती है ना, काई, वो तो देखिए हरी हरी, वही तो है, वही तो है ये। तो फिर बताओ वो फोटोसिंथेसिस करती है क्या? बिल्कुल करती है। याद करो एक बहुत फेमस क्वेश्चन, धरती पर जब जीव का निर्माण हुआ तो वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर के अंदर नए जीव का निर्माण नहीं होता है। क्या वर्तमान में नया जीव बन सकता है? नहीं। अभी पैरों में कोई जीव आया? कितने स्थित बैठो कि यहां कुछ नहीं आ सकता है, नहीं तो नया जीव बन जाता ना चलते चलते हवा में। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वातावरण है ऑक्सीडाइज और जीव बनता है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि अपचय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीव का निर्माण होता है। कभी फ्री हो तो एक मूवी देखना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। उस मूवी के अंदर आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखना मित्रों, नीली हरी शैवाल जो प्रोकैरियोट सेल है, ये हरित लवक तो इसमें नहीं होगा, बट इसके अंदर हरित लवक के जैसी होमोलॉगस कह सकते हो संरचना होगी, उसके जैसे काम करने वाली संरचना होगी, जिसका नाम होता है क्रोमेटोफोर। मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर लिखूंगा तब लिखा दूंगा। वह हरित लवक नहीं होगा, हरित लवक जैसी संरचना होगी जिसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो आप बिल्कुल सही हो, हरित लवक उसके अंदर नहीं होगा। हरित लवक के जैसी, जैसे प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी तो नहीं होता है, बट वो भी तो श्वसन क्रिया होती है, किसके द्वारा? मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स की तरह वहां क्रोमेटोफोर भी पाए जाते हैं। तो अंतर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिखो स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट की संरचना, क्लोरोप्लास्ट की संरचना। मित्रों क्लोरोप्लास्ट भी कैसा ऑर्गन है? डबल मेम्ब्रेन वाला। तो देखो बोर्ड पे एक बार हल्का सा, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी कितनी मेम्ब्रेन आएगी? 2। लेकिन यहां उसकी तरह कोई क्रिस्टी वृष्टि नहीं होती। अब मुझे बताओ क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो द्रव भरा होता है, ये मैंने लिक्विड बना दिया, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल सही हो, क्या कहेंगे मित्रों? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की कौन सी क्रिया होती है? डार्क रिएक्शन। कौन सी क्रिया? और बताओ डार्क रिएक्शन की खोज किसने की? डार्क आदमी ने।
याद रह जाएगा, ब्लैक मैन। याद आया क्या, ब्लैक मैन ने की थी डार्क रिएक्शन। और मित्रों आपने कभी देखा होगा इसके अंदर सिक्के के ढेर जैसी संरचना पाई जाती है, देखा क्या? सिक्के के ढेर होंगे ऐसे, इस तरह की संरचना। इस सिक्के के ढेर को कहा जाता है ग्रेनम। क्या कहते हैं मित्रों? और ये जो ग्रेनम है ये आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। आपस में ये क्या होते हैं मित्रों? जुड़े हुए। और इस जुड़ी हुई संरचना को नाम दिया जाता है इंटरग्रेनम। क्या नाम देते हैं इनको? इंटरग्रेनम। और मित्रों कई बार ये इंटरग्रेनम टूट करके स्ट्रोमा में गिर जाते हैं, तो अब इसको क्या नाम देंगे? स्ट्रोमा लेमेली। क्या नाम देंगे? स्ट्रोमा लेमेली। और मित्रों इसके अंदर ये जो आपको सिक्के का ढेर नजर आ रहा है, कि एक सिक्का क्या कहलाएगा? थाइलेकॉइड्स। क्या कहलाएगा? थाइलेकॉइड्स। बताओ एक ग्रेनम में लगभग कितने थाइलेकॉइड्स होते हैं? 60 टू 100। और ये होते हैं लगभग 40 टू 60 ग्रेनम की संख्या। इसके अंदर भी सर्कुलर होगा डीएनए, ये भी एक प्रोकैरियोट की तरह संरचना होगी। और इसमें भी होंगे कौन मित्रों? राइबोसोम। और राइबोसोम कौन से होते हैं? 70S। ये हल्की सी संरचना हुई। और मित्रों जो ग्रेनम है यहां पर प्रकाश संश्लेषण की कौन सी क्रिया होती है? लाइट रिएक्शन। तो आपके दो प्रश्न यहां से काम के हैं, एक तो लाइट रिएक्शन कहां होगी और दूसरा डार्क रिएक्शन कहां होगी। और ध्यान रखना वापस, भरा हुआ द्रव क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। सिक्के के ढेर की पूरी संरचना क्या कहलाएगी? ग्रेनम। एक सिक्के को क्या नाम देंगे? थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड को, इस ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम कई बार टूट कर स्ट्रोमा में घिर जाते हैं, तो नाम क्या दिया जाएगा? स्ट्रोमा लेमेली। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल वे में नोट करो, इससे सिंपल होगा ही नहीं कुछ। डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा, बिल्कुल सही है। इसमें डीएनए कैसा होगा मित्रों? सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल? नहीं, डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन डबल स्टैंडर्ड होगा, सिंगल नहीं होगा। बट नॉन स्टोन प्रोटीन का बना होगा, वो भी प्रोकैरियोट की तरह होगा। सर इसमें रूबिस्को भी होता। अरे रूबिस्को वगैरह की बात अपन करेंगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब, अभी सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सेल ऑर्गन का। अभी एक बार ये देख लो हरित लवक होता क्या है, सेल ऑर्गन के रूप में पढ़ रहे हैं अभी अपन इसको। और C3 C4 पादप वगैरह वो अपन कहाँ पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस के अंदर। सुना ना, C3 पादप, C4 पादप, CAM पादप, CM प्लांट सुना ना? क्या होते हैं? जो होते हैं वही होते हैं। हाँ, डिस सर्कुलर डीएनए, ये सही है एकदम। लिख दिया होगा? इसको लिखाने की जरूरत है क्या थोड़ा सा? क्या हो गया आपके यहाँ डायग्राम में ही लिखा ना? हल्का सा लिख दो, एक लाइन और, क्या लिखो।
बताओ किसी भी सेल के अंदर हरित लवक जो होगा क्लोरोप्लास्ट, उसकी संख्या फिक्स होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होती है। जैसे सिंगल होता है क्लेमाइडोमोनास में, सुना होगा आपने, क्लोरेला में, वॉलवॉक्स में। और डबल किस में होता है? डबल जिग्निमा में, और बाकी अनेक होता है उच्च पादपों में। और आकार भी अलग अलग होता है। जैसे आपने सुना होगा कप शेप क्लेमाइडोमोनास, यू शेप यूलोथ्रिक्स, यू से यूलोथ्रिक्स, क से क्लेमाइडोमोनास। और सर्पिलाकार किसमें होता है? स्पाइरुलिना में, स्पाइरुलिना में। और अलग अलग नाम होंगे, उडोगोनिया में भी होगा, जालिकावत, रेटिकुलेट। ये भी मैं आपको लिखा देता हूं, पहले 2 लाइन इसमें लिख देते। लिखो लिखो माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी हरित लवक दोहरी झिल्ली वाला अंग होता है, डबल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। हरित लवक दोहरी झिल्ली वाला अंग होता है, दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गन होगा, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा ताकि दिक्कत नहीं आए, सीधा सीधा प्रश्न हो जाएंगे। दूसरा लिखो, लिखो मित्रों, इसमें भरा हुआ द्रव लिक्विड स्ट्रोमा कहलाता है। इसमें भरा हुआ द्रव स्ट्रोमा कहलाता है। हरित लवक में जो भरा हुआ द्रव होगा वो क्या कहलाएगा मित्रों? स्ट्रोमा कहलाता है। और लिख दो, स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की, हिंदी में लिखना चाहो तब तो लिख दो अप्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया। और इंग्लिश में लिख दो, बोले डार्क रिएक्शन होती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और यही प्रश्न आपके काम का, मैं फिर कह देता हूं, यहां से अभी बेसिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डार्क रिएक्शन कहां होगी और लाइट रिएक्शन कहां होगी। ये 2 अक्सर प्रश्न आता रहता है। दूसरा पॉइंट लिखो, देखो मित्रों, इसमें सिक्के के ढेर पाए जाते हैं। सिक्के के ढेर, सिक्के के कॉइल्ड, जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। लिख दो, सिक्के के ढेर पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेनम कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और लिख दो, ग्रेनम पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेनम पर प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो लाइट रिएक्शन कहां होगी मित्रों? ग्रेनम पर। और लिख दो, ग्रेनम की एक इकाई को, यूनिट को, यूनिट ऑफ ग्रेनम इट्स कॉल्ड थाइलेकॉइड। ग्रेनम की एक इकाई को थाइलेकॉइड्स कहते हैं। यूनिट होगी वो क्या कहला देगी मित्रों? थाइलेकॉइड्स। याद रखना, ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड्स क्या हो गया? ग्रेनम, सिक्कों का ढेर, और एक सिक्का क्या हो गया? थाइलेकॉइड्स। और थाइलेकॉइड्स की संख्या लिख दो, लगभग एक, थाइलेकॉइड्स की संख्या कितनी होगी मित्रों? लगभग 60 to 100। और ग्रेनम की संख्या कितनी होगी? लगभग 40 to 60। और लिख दो, कनेक्शन बिटवीन ग्रेनम इट्स कॉल्ड इंटरग्रेनम। लिख दो, ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना, ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना इंटरग्रेनम कहलाती है। ग्रेनम को जो जोड़ा जाएगा, कनेक्शन होगा विभिन्न ग्रेनम में, उसको क्या नाम देंगे? इंटरग्रेनम। तो ये मुख्य मुख्य बातें इसके अंदर आ गई। अब लिखो मित्रों, हरित लवक की संख्या।
या संख्यात्मक विविधता, न्यूमेरिकल डाइवर्सिटी, संख्यात्मक विविधता कह सकते हैं ना, न्यूमेरिकल डाइवर्सिटी। विविधता किस रूप में? संख्यात्मक रूप में। लिखो मित्रों, सिंगल क्रोमोसोम, नहीं क्रोमोसोम क्या, सिंगल क्लोरोप्लास्ट, एकल क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा? क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स। इसके अंदर मित्रों क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी होगी? एक। सिंगल मतलब एक ही हुआ। डबल, डबल क्लोरोप्लास्ट, और ये होता है मित्रों किसमें? जिग्नीमा में। ये क्या है मित्रों? क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, जिग्नीमा, ये क्या है? एल्गी है। तो कभी पूछ ले, बताइए सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट में डाइवर्सिटी किसमें होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्गी। तो नीचे लिख दो क्लोरोप्लास्ट डाइवर्सिटी, या हिंदी में लिख दो हरित लवक की विभिन्नता। विविधता सर्वाधिक शैवाल में पाई जाती है, एल्गी में। समझे आप कुछ? तो डाइवर्सिटी होगी, जो विविधता होगी, वो सबसे ज्यादा किसमें होती है मित्रों? एल्गी के अंदर, संख्यात्मक रूप से भी और स्ट्रक्चरल भी। तो अगला लिखो मित्रों, आकार की विविधता शेप के रूप में। आकार की, अलग अलग आकार भी होता है। अगला लिखो शेप डाइवर्सिटी, आकार की विविधता। ये तो हो गई न्यूमेरिकल, संख्यात्मक, कि मित्रों संख्या में क्लोरोप्लास्ट अलग अलग होता है। याद रखना सिंगल किसमें होगा? क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स। डबल किसमें होगा? जिग्नीमा में। और आगे बढ़े, अब लिखो आकार, शेप। मित्रों सबसे पहले लिखो कप शेप। बताओ कप के समान किसमें होगा? तो याद रखना क्लेमाइडोमोनास। कप शेप किसमें हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। कप की तरह, समझ गए ना कैसा? ये कप की तरह हो गया। तो कप के आकार का हरित लवण किसमें पाया जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। दूसरा लिखो मित्रों, ये कैसा हुआ? यू शेप। किसमें होगा? यूलोथ्रिक्स। यू शेप, यू आकार किसमें हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स में। स्टार शेप, स्टार शेप किसमें होगा? स्टार शेप जिग्नीमा में। सर्पिलाकार मित्रों, स्पाइरल, सर्पिलाकार, स्पाइरल। स्पाइरल किसमें होगा? स्पाइरुलिना में। रेटिकुलेट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? जालिकावत। किसमें तो मित्रों रेटिकुलेट? उडोगोनिया में।
ओडोगोनिया में। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर मित्रों, विभिन्न प्रकार की एल की। तो ये कुछ थोड़ा सा याद रखना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने लायक है प्रश्न, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया ना प्रश्न मित्रों। सीधे पूछ ले कप शेप किस में होता है, या सीधा पूछ ले यू शेप किस में होता है, सर्पिलाकार स्पाइरल किस में होता है, या इधर शेप दे दे इधर एलगी दे दे, मिलान कीजिए, या सामने एलगी लिखा हुआ कह दे कौन किसका गलत मिलाया हुआ है। प्रश्न कैसे भी बनाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप। और वैसे भी आप लोग मेरी कॉपी को देख लो, नोटबुक को, हम लोगों ने इसके अंदर थ्योरी लिखी नहीं है। अब तक मैंने पढ़ाया उसमें थ्योरी कितनी है मुझे बता दो। थ्योरी कहां है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट्स हैं आपके, समरी है। थ्योरी को कवर करने की अभी आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जहां जरूरत है वहां जरूर लिखी हम लोगों ने, अनावश्यक बिल्कुल नहीं लिखा, पेज नहीं भराया मैंने। कारण यही है कि मैटर अपन थोड़ा ज्यादा डीप से पढ़ रहे हैं, मतलब एक ग्रेजुएशन लेवल लेके चल रहा हूं, ये देख लो आप, सेफ वगैरह सब। और इनको अगर हम कम पेज में लिखेंगे तो रजिस्टर कम भरेगा, तो एक माइंडली बर्डन कम होगा, बट मटेरियल शॉर्ट होगा तो पूरा होगा, सिलेक्टिव होगा। अब लिखो मित्रों इसका फंक्शन, कार्य, क्लोरोप्लास्ट का काम। क्या कार्य होता है मित्रों, कार्य लिख दो। एक तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस लिख दिया, हिंदी में लिख दो प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस मतलब समझ गए ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। दूसरा लिखो फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाश श्वसन की क्रिया। तो ये फंक्शन हो जाएगा किसका, हरित लवण। तो मित्रों अपने दो ऑर्गन पूरे हुए जिस पर कितनी मेम्ब्रेन थी, डबल। दोनों को मैंने आराम से विथ डायग्राम एक एक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया, और जितने फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, फैक्ट बन सकते हैं, उनको भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करवाया। अब लिखो एकल झिल्ली वाले अंग, सिंगल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन, एकल झिल्ली वाले अंग। क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया होगा मैथ वालों का, और किसी का हो नहीं हो। चलो प्यारे विद्यार्थियों, इससे आगे अपन कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।